गुड मॉर्निंग क्लास 12 मैथ्स में आपका आज का नया टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन आपका नया टॉपिक है। कंसीडर द फंक्शन f गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर, x बिलोंग टू r। सपोज दैट हमारे पास कोई फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर, जो x आपका जो फंक्शन है x का वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपका ये ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। अब इसमें कंडीशन देखते हैं कि हम किस प्रकार से इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इसमें समझेंगे हम इस ग्राफ में। तो सबसे पहले हमारे पास हम अगर इस ग्राफ में लेफ्ट टू राइट की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे पास x की जो वैल्यू है वो है -3। इसके रिस्पेक्ट में जो y की वैल्यू होनी चाहिए, अब यहाँ पर जो x की वैल्यू है और जो f(x) की वैल्यू है वो डिपेंड करेगा इसका f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर पे। सबसे पहले हमने x की वैल्यू -3 रखा, तो उसके रिस्पेक्ट में जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो आएगी 9। अगर हम x की वैल्यू -2 रखते हैं तो उसकी वैल्यू आएगी 4, -1 रखते हैं तो उसकी वैल्यू आएगी 1, 0 रखते हैं तो वैल्यू आएगी 0 ओरिजिन से पासेस थ्रू, और 1 इसको पुटअप करते हैं तो ये हो जाएगा 1, 2 पुटअप करते हैं तो 4, 3 पुटअप करते हैं तो 9। कहने का मतलब है जैसे जैसे आपकी x की वैल्यू इंक्रीज होती गई वैसे वैसे y की वैल्यू इंक्रीज हुई। यहाँ पर x और y की वैल्यू 0, 0 है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका ग्राफ है वो ओरिजिन से पासेस थ्रू होगा। जो 0, 0 वाला पॉइंट है वो आपका ओरिजिन होता है। अब सबसे पहले हम जब पहला पॉइंट्स को इसमें कोऑर्डिनेट्स को इसमें इंडिकेट करते हैं तो आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पॉइंट यहाँ पर है। तो ये पॉइंट आपका जो 3 और जो 9 है ये वैल्यू हो गई। उसके बाद -2 और 4, -2, 1, 2, 3, 4 ये आपके पास -2 और 4 है। उसके बाद -1 और 1। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हमने x की वैल्यू को इंक्रीज किया तो y की वैल्यू आपकी डिक्रीज हुई। आप जब इस ग्राफ में जब आप देखेंगे तो इसमें जो आपका ओरिजिन से इधर वाला पार्ट्स है लेफ्ट वाला, उसमें आप देखेंगे कि फंक्शन जो हम x की वैल्यू को हम इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे आपकी y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इसको हमने इंक्रीज किया, तो ये आपका डिक्रीज हुआ। तो कहने का मतलब है कि जो आपका ओरिजिन से इधर वाला पार्ट्स है इसको हम कहेंगे dy अपॉन dx लेस देन 0। क्यों? क्योंकि डिक्रीजिंग वाली कंडीशन होती है dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस जो इंडिकेट करता है वो आपका डिक्रीज को इंडिकेट करता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीजिंग ये हमने इससे पहले देखा हुआ है। तो यहाँ पर जो हम x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है ओरिजिन से इधर वाले पार्ट्स में, तो ये सारे के सारे ओरिजिन से लेस देन होंगे। फिर हम एक पॉइंट से यहाँ पर ये आए जहां पर आपका x और y आपका क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इस वाली कंडीशन में हम कहेंगे कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ना तो आपका इंक्रीज हुआ ना आपका डिक्रीज हुआ। इससे इधर वाले पार्ट्स में जब हम देखेंगे तो धीरे धीरे x की वैल्यू फिर से हमने इंक्रीज किया, उसके रिस्पेक्ट में अब x की वैल्यू है 1 तो y की वैल्यू हो गई 1, x की वैल्यू है 2 तो y की वैल्यू हो गई 4, 1, 2, 3, 4 y की वैल्यू हो गई 4 और ये हो गया आपका 9। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हमने यहाँ इंक्रीज किया तो y भी यहाँ इंक्रीज हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि ओरिजिन से इधर वाले पार्ट्स को हम कह सकते हैं dy अपॉन dx ग्रेटर देन 0। ये 3 कंडीशन इस ग्राफ्स में आपने प्लॉट किए कि जब हम लेफ्ट से राइट की ओर मूव हुए तो पहली कंडीशन आपकी लेफ्ट से ओरिजिन तक आपका dy अपॉन dx,
लेस देन 0 था। जब हम ओरिजिन पे आए तो वहां पर आपका dy अपॉन dx 0 हो गया, ना तो x में कोई चेंजमेंट हुआ ना y में कोई चेंजमेंट हुआ। ये मैं आपको टेबल बना के यहाँ पर 0 0 हो गया। ज्यों ज्यों हम राइट की ओर हम बढ़ना स्टार्ट किया हमने, तो यहाँ पर आपका x की वैल्यू इंक्रीज हुई तो y की वैल्यू इंक्रीज हुई, तो dy अपॉन dx ग्रेटर देन 0, या हम इसको कह सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो कहने अब यहाँ पर जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो dy अपॉन dx की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है कि x के बढ़ने पर y आपका क्या होता है, x के बढ़ने पर अगर y आपका घटता है तो उसको हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। और dy अपॉन dx यदि आपका पॉजिटिव होता है कि x के बढ़ने पर y भी बढ़ता है तो इसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। तो अब आपकी ये कंडीशन बन गई, माना सपोज दैट ये आपका नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे यहाँ पर आपका 0, इधर आपका नेगेटिव और इधर आपका पॉजिटिव, माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी। तो कहने का मतलब ये है कि इसको जब हम नंबर लाइन में समझने की कोशिश करेंगे तो इधर जो dy अपॉन dx है वो लेस देन है 0, और इधर जो dy अपॉन dx है वो ग्रेटर देन है 0, और जो dy अपॉन dx है वो 0 पे आपका 0 हो गया कि ना तो x बढ़ने पर y बढ़ा ना x घटने पर y बढ़ा। यहाँ पर आपका कांस्टेंट की कंडीशन बन चुकी है। तो इस पार्ट्स को हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे और इस पार्ट्स को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। यहाँ पर हम कांस्टेंट कह सकते हैं जहां पर आपकी वैल्यू 0 हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहां से और ओरिजिन तक आपका ये आपका क्या फंक्शन हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया और इधर आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये आपका डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग जो आपका जो एक ग्राफ के द्वारा जो आपने समझा कि अगर x की वैल्यू बढ़ती है, ऐसे ग्राफ जिसमें आपके x की वैल्यू बढ़ने पर y की वैल्यू घटती है और x के बढ़ने पर y बढ़ती है, तो इट्स कॉल्ड डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो डेफिनेशन ये कहती है कि लेट I बी एन ओपन इंटरवल कंटेंट इन द डोमेन ऑफ अ रियल वैल्यू फंक्शन f, then f is said to be increasing on I। अगर इंक्रीजिंग ऑन I होगा तो क्या होगा, x1 आपका x2 से छोटा होगा, और आपका जो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा डेफिनेशन ये कहता है कि पहली कंडीशन ये है कि x1 अगर आपका x2 से छोटा है, कि सपोज दैट यहाँ पर आपका x1 है और ये आपका x2 है, तो x1 से x2 आपका छोटा है, तो implies दैट कि fx1 लेस देन इज इक्वल टू fx2, माने जो उसकी y की वैल्यू होगी अगर आपका क्या होगा इंक्रीजिंग में, इसको हम क्या कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। ये आपका कहलाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, कोई इंक्रीजिंग फंक्शन। सेकेंड कंडीशन है आपका यदि आपका x1 ग्रेटर देन हो किससे, x2 से। ठीक है, x1 ग्रेटर देन हो किससे, x2 से, x1 लेस देन हो x2 से, इंप्लाइज fx1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू fx2। अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर जो fx1 है, जो fx1 है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू fx2 हो गया। इस कंडीशन में हम इसको डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक हो गया, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। डेफिनेशन ये कहता है कि x1 अगर आपका x2 से छोटा है, माना यदि हम इसको 1 को x1 मान रहे हैं, 2 को x2 मान रहे हैं, तो 1 लेस देन x2, और जो y की वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में जो y की वैल्यू है उनको हम क्या इंडिकेट करें, जो fx1 है वो y1 के रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यू हो गई, और जो fx2 है वो x2 की y2 के रिस्पेक्ट में वैल्यू हो गई। तो अब ये आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है, सिंपली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद आता है स्टिकली इंक्रीजिंग और स्टिकली डिक्रीजिंग। स्टिकली इंक्रीजिंग, इसको मैं रख कर देता हूं।
सिंपली जो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन ये कहता है कि अब हम इसको ग्राफ में समझेंगे तो माना सपोज दैट इंक्रीज मन होता है बढ़ना। अगर कहीं पर वैल्यू कांस्टेंट भी हो गई तो उसको भी हम इंक्रीजिंग ही कहेंगे। कि सपोज कि आपकी वैल्यू पहले ये बढ़ी, उसके बाद आपकी वैल्यू कांस्टेंट हुई और उसके बाद ये बढ़ना स्टार्ट किया, तो इट्स कॉल्ड इंक्रीजिंग। वैल्यू कांस्टेंट हुई, वैल्यू कम नहीं हुई, अगर वैल्यू कम हो जाती तो ये आपका इंक्रीजिंग नहीं कहलाता बल्कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता। ठीक है, माना सपोज दैट कि क्लास 6 ये 7th है और ये 8th है, ये 9th है, ये 10th है और ये 11th है। यहां से हमने स्टार्ट किया 20%, यहां 30% पे आ गए, यहां 40% और 9th में हम 40%, यहां 50% और यहां 60%। अगर हमने एग्जाम में क्लास 6 में 20% दिया, उसके बाद 7th अगर हमने 30% दिया तो कहीं ना कहीं हम इंक्रीज हुए। उसके बाद 8 में हम 40% आए, फिर इंक्रीज हुए, लेकिन 9th में हमारे फिर भी 40% आए, तो ना तो हम इंक्रीज हुए ना हम डिक्रीज हुए, हम कांस्टेंट हुए। तो कांस्टेंट की कंडीशन यहाँ पर ये बन चुकी है कि जहां पर आपकी स्थिति ना तो घटती है ना बढ़ती है और फिर से हमने इंक्रीज कर दिया, तो इट्स कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। सेम कंडीशन डिक्रीजिंग फंक्शन की है। अब डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या हो जाएगा, वही कि अगर आपकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। अगर आपकी वैल्यू, अगर डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करें कि अगर आपकी वैल्यू नीचे की ओर आ रही है और फिर कांस्टेंट हो रही है और फिर नीचे की ओर आ रही है, तो इट्स कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इसको आप समझ लो सेम। फॉर एग्जाम्पल यहां से नीचे की ओर हम बट आ रहे हैं, यहां से ऊपर की ओर पहले सबसे पहले हमारे 60% थे, फिर हम 55, फिर हम 45, फिर हम 45, कांस्टेंट हुआ लेकिन ज्यादा नहीं हुआ। ठीक है ना, फिर हम धीरे धीरे कमाए, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन सिंपली। अब स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्टिकली मीन्स लगातार। माने लगातार का मतलब हमें लगातार इंक्रीज करना है। अब कांस्टेंट वाली कंडीशन यहां पर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, वो वाली कंडीशन क्या बन जाएगी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या हो जाएगा, आपका जो ये वाली कंडीशन है, इस वाली कंडीशन को जो हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा, ये वो वाली कंडीशन है जिसको हम कह रहे हैं कि f(x1) लेस देन इज इक्वल टू f(x2). ये तो यहां पर जो आपका जो ये डेफिनेशन में ये कह रहा है कि f(x1) की y की वैल्यू y2 से कम भी होगी और बराबर भी होगी। तो यहां पर कंडीशन ये हो गई, यहां पर आ गई बराबर वाली कंडीशन और यहां पर आ गई आपका f(x1) लेस देन f(x2). तो इन दोनों को आपको, इन दोनों की कंडीशन को देखते हुए जो आपकी डेफिनेशन कह दी गई है f(x1) लेस देन इज इक्वल टू f(x2). अब स्टिकली इंक्रीजिंग में क्या हो जाएगा, आपका जो है वैल्यू को आपका लगातार इंक्रीज होना है। इंक्रीज होना है मैंने क्लास 6 है, ये 7th है, ये 8th है और ये 9th है और ये 10th है। तो यहाँ पर 20, 30, 35, 40, 45 कहने का मतलब है यहाँ पर आपको लगातार इंक्रीज करना है। ठीक है, चाहे आप 1% का इंक्रीज करें, चाहे आप 2% का करें, चाहे आप 3% का करें, लेकिन यहाँ पर आपको लगातार इंक्रीज करना है। तो इट्स कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो सेम कंडीशन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, आपको लगातार क्या करना है। तो यहां पर जो डेफिनेशन ये बन जाती है, यहां पर जो डेफिनेशन होगी वो ये होगी कि जो f(x1) की वैल्यू है वो आपका क्या होना चाहिए, लेस देन f(x2). यहां पर इक्वल वाली कंडीशन आपकी हट जाएगी, क्योंकि इक्वल वाली कंडीशन कब लगेगी, जब आपका कोई वैल्यू कांस्टेंट होगा। यहां पर कांस्टेंट नहीं होगा, यहां पर लगातार आपका क्या होगा, बढ़ेगा और लगातार आपका घटेगा। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में आपका जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ये कहता है कि यदि x1 x2 से छोटा है, तो x1 और x2 से छोटा है, ये तो हमने इंक्रीजिंग में भी देखा, और x1 अगर x2 से छोटा है तो f(x1) लेस देन f(x2), ये वाली कंडीशन बन जाएगी। और सेकेंड कंडीशन है कि x1 लेस देन x2 इंप्लाइज f(x1) ग्रेटर देन f(x2). तो ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया।
ये फंक्शन। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन में समझना है कि कहाँ आपका इज इक्वल टू लगेगा और कहाँ आपका नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी, ये मैंने आपको ग्राफ में बता दिया है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप थोड़ा सा समझ लेंगे। ये इसका इंट्रोडक्शन था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का।